अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। ये कहानी सुनने से पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि इस कहानी के मरकज़ी किरदार में खुद को रख कर कहानी सुनिएगा और आखिर तक सुनकर किसी नतीजे पे पहुंचने की और इस किरदार को जांचने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। शाइस्ता बेगम का हाथ तेज़ी से चल रहा था। खस्ता खस्ता पराठे उतरते जा रहे थे और पास बैठे उनके तीनों बेटे हाथ साफ किए जा रहे थे। तवे पर से एक के बाद एक पराठा आ रहा था। ऊपर से फाखिर, हाशिर और नादिर के पास पड़ी हांडी में से एक के बाद एक पकौड़ा गायब होता जा रहा था। अचानक ख्याल आने पर मुड़कर हांडी को देखते हुए मजबूर हो गई थी। शर्म नहीं आई माँ के लिए खाली कढ़ी छोड़ते हुए? मुझे एक भी पकौड़ा नहीं मिला। और मामा जी कह के तीनों बोल उठे, कढ़ी, पकौड़ा और पराठे आपके हाथ के हों तो छोड़ता कौन है? अरे नहीं यार, मेरी मम्मा तो कुछ भी पकाएं कमाल कर देती हैं। फाखिर मक्खन लगा रहा था। शाइस्ता बेगम का मूड बहाल हुआ। उनके बच्चों को यूं भी किसी और की पकाई कढ़ी पसंद न थी। कढ़ी तो खानदान भर में ही शाइस्ता बेगम के हाथ की मशहूर थी। वो लस्सी से ऐसे अच्छे और बेहतरीन तरीके से कढ़ी पकाती कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाता। ऐसे में उनके बच्चे तो कढ़ी के साथ हमेशा पराठा ही बनवाते थे और शाइस्ता बेगम भी जानती थी बच्चे खुश होकर खा लेंगे, सो ज़्यादा वीकेंड पे ही बनाती। ये हकीकत थी कि उनके मेके से लेकर ससुराल तक उनके तरीके सलीके और खाने पकाने के सभी मुतरिफ थे। मम्मा जी, नानू की मिस कॉल आ गई है। हाथ साफ करता हुआ नादिर फ़ोन उठाकर माँ की तरफ लपका। उन्होंने नंबर मिलाकर हैंड्स फ्री लगा ली। ये रोज़ाना का मशगला था इस वक्त फ़ोन करना। आज इतवार की वजह से वो थोड़ा लेट हो गई थी तो अम्मा ने मिस कॉल दे दी। लो जी अम्मा, क्या हो गया? आप जैसी नरम मिजाज सास तो मैंने देखी नहीं। आज मैं बच्चों को लेकर आपकी तरफ आ रही थी और आपकी बहू ने घर छोड़ने की तैयारी भी कर ली। चलो अच्छा है, जाने दें, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। ख्याल रखिए, बहू बेटे को सुना कर भेजना कि बेटियों की वजह से खाना मिल जाता है, वरना तुम लोग तो मुझे भूखा मार दो। अच्छा है, बेटे के कान में पड़ना चाहिए। बीवियों के गुलाम हुए उनके पीछे दुमे हिलाते फिरते हैं। मैंने कढ़ी पकाई थी, आपका अलग से डब्बा भर के रखा है। बच्चों ने तो कढ़ी में एक पकौड़ा नहीं छोड़ा, इसीलिए तो मैंने एहतियातन आपका डब्बा पहले निकाल दिया था। बड़ी मज़े की बनी है, खा के देखिएगा और अपनी बहुओं को भी बताइएगा कि कढ़ी इस तरह पकती है। एक वो पकाती है कोई मुंह नहीं लगाता, और एक मैंने पकाई है कि हांडी चटपट हो गई है। शाइस्ता बेगम का मसाला राउंड शुरू हो चुका था। वो डिक्टेशन दे रही थी। उनकी अम्मा के साथ साथ पास बैठे तीनों बेटे भी यही सुन रहे थे और सर भी धुन रहे थे। फाखिर ने फाइनेंस में MBA किया था और इस वक्त एक बैंक में आला ओहदे पे नौकरी कर रहा था, जबकि आशिर ने कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर्स किया था और एक अच्छे इदारे में अच्छी खासी तनख्वाह पे नौकरी कर रहा था। यूं दो बेटे तो सेट हो गए थे। शाइस्ता बेगम के हालात भी बदल गए थे, जबकि नादिर यूनिवर्सिटी में था। शाइस्ता बेगम अपने 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। सबसे पहले ब्याही भी गई और घर बार की जिम्मेदारियां भी उठा ली। शादी के बाद भी माँ बाप की भरपूर तवज्जो का मरकज़ रही। ना सिर्फ ये कि शाइस्ता बेगम माँ बाप की तवज्जो का मरकज़ रही, बल्कि उन्होंने भी अपने खावंद और ससुराल के साथ साथ माँ बाप से कभी भी तवज्जो न हटाई, बल्कि उनके हर काम में पेश होती थी। आज भी उनके घर का हर मामला शाइस्ता बेगम के मशवरे से ही हल होता था। जवानी में बेवा होकर जिस तरह मर्दानावार हालात का मुकाबला करके उन्होंने बच्चों को काबिल बनाया था, वो वाकई काबिल तारीफ था। 3 बेटे अभी छोटे ही थे जब उनके शौहर अल्लाह को प्यारे हो गए। इस बात को सराहने वालों की कमी भी ना थी, लेकिन इस मुशक्क़त से उनके अंदर जो कमी पैदा हो गई थी
वो उससे बेखबर थी या फिर बेखबर रहना चाहती थी। जैसे ही उन्होंने ये हुक्म दिया कि हम सब नानों की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी बाहर निकालो, तो तीनों बेटे भी पल भर में राजी होकर चल दिए। बचपन से माँ के अचानक प्रोग्राम्स बनते देखते आ रहे थे और ऐसे में नानों के घर जाकर वो खुद भी बहुत एंजॉय करते थे। उनकी नानो नुसरत बेगम तीनों बेटों और दो बेटियों के हसार में निढाल सी लेटी हुई थी। तीसरा बेटा अपनी नई नवेली दुल्हन को मैके छोड़ने गया हुआ था। दोनों बहुएं किचन में जुटी हुई थी, जबकि उनके बच्चे फूफियों के बेदाम गुलाम बने हुए थे और फूफियों के बच्चे माओ और मामू की गुफ्तगू सुनने में मसरूफ थे। अरे बस अहमद, मैं भी अगर तुम्हारी बीवियों जैसी होती तो कहाँ कुछ बचना था, ना बेटे लायक होते ना घर बार का कुछ बचता। ये तो मुझे पता है कि आशिर के पापा के बाद मैंने कैसे जिंदगी गुजारी। वो तुरुप का पत्ता फेंक कर रोने में मसरूफ हुई। बाकी दोनों बहनों ने और माँ ने भी उनका भरपूर साथ दिया था। नतीजतन भाई दाएं बाएं बैठकर दलासे देने लगे। तीसरा भाई आकर पीछे खड़ा हो गया और गर्दन में बाजू डाल लिया। असजद, तुम तो ससुराल गए हुए थे। एकदम से उन्होंने अपना रोना छोड़ के भाई से पूछा। वो बाजी, मुझे अम्मा जी ने बता दिया था कि आप लोग आ रहे हैं, तो मैं निदा को दरवाजे से ही अंदर करके वापस लौट आया। डाइने है पूरी की पूरी, अपने अलावा किसी को खुश नहीं देख सकती। अपने भाइयों का भी नहीं सोचा था क्या पता असजद और निदा को हमारे वाले हालात का सामना न करना पड़े, मगर देखा वही चालें शुरू हो गई माँ बेटियों की। वो दोनों देवरानी जिठानी सिद्रा भाभी और हिना किचन में खाना बनाते हुए जले दिल के फफोले फोड़ रही थी। भाभी, सच में मैं तो अम्मा पर हैरान हूँ। अच्छी भली होती हैं, खाती पीती खुशबाश तंदुरुस्त। जैसे ही बेटियां आती हैं कमजोर और निढाल सी होके पड़ जाती हैं, पूरी अदाकारी करती हैं। मुझे तो 15 साल हो गए इनके यही ड्रामे देखते हुए। बेटियों को देखते ही अपने दुखड़े रोने शुरू हो जाती हैं, हालांकि आम हालात में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिद्रा भाभी अब अपनी सास के हर रूप से आगाह थी और नंदे उन्हें कैसे इस्तेमाल करती थी ये भी खूब जानती थी। भाइयों की कमाई पर राज करने के लिए उन्होंने घर में तुर्प का पत्ता यानी उनकी सास को अपने हाथों में ले रखा था। सास भी बेटियों के सामने और तो बेटियों के बाद और। वैसे भी तुमने सुना होगा, इंसान जैसा सुनता और सोचता है वैसा ही महसूस करने लगता है। अम्मा भी बेटियों के आने पर उनके मुंह से यही कुछ सुनकर खुद को कमज़ोर महसूस करने लगती हैं। बेवजह की हमदर्दी और बहुओं के खिलाफ बातें अम्मा के अंदर एहसास महरूमी जगाती हैं, वरना तो हमारे साथ कैसे अच्छी भली होती हैं, कोई उनको कुछ कहता भी नहीं। अब हम काम में मसरूफ़ हैं तो उन्हें अकेला ही बैठना पड़ेगा ना। जिस दिन मेहमान आते हैं तो रौनक हो जाती है, आम दिनों में इतनी रौनक तो नहीं हो सकती। लेकिन जब बेटियां भड़काती हैं तो फिर वो भी भड़क जाती हैं। अच्छा भाभी, वैसे अम्मा हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन ये बाजी शाइस्ता उनके अंदर नेगेटिविटी और बढ़ा देती हैं और उसे पॉलिश करती रहती हैं। और फिर अम्मा ऐसा बिहेव कर जाती हैं कि उन्हें बहुओं का ख्याल ही नहीं रहता। आपने कभी नोट किया, जब 2 दिन भी बाजी का फ़ोन ना आए तो वो कितना खुश होती हैं हमारे साथ। हाँ ये तो है, हमारी इसी नन ने हमारी ज़िंदगी उलट पुलट कर दी है। ना इसको अपनी आकबत की फिक्र है ना माँ की। उनका बुढ़ापा और आखिरत दोनों दाव पे लगाए हुए हैं। बुढ़ापे में इंसान तो बच्चा बन जाता है, कसूर उनका है जो जवान है और अपने भाइयों को सिखाती रहती हैं। सच्ची भाभी, हमारी नंदों की खुशकिस्मती में तो कोई शक नहीं, भाई भी इतना प्यार करते हैं। अजीत को देखो, ससुराल की पहली दावत ही छोड़ा है, मगर फिर भी किसी को कदर नहीं। उनके शादी के इब्तदाई दिन हैं, मगर कैसे उसे अपनी बीवी के खिलाफ ही भड़का रही हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में फिर क्या खुशी रह जाएगी। ये भी बस फिर हमारी तरह दिखावा ही करती रहेगी। हिना किचन की खिड़की में से ड्राइंग रूम में तांका झांकी कर रही थी, साथ साथ सिद्रा भाभी से बातें भी जारी थी। सबसे ज्यादा तो शाइस्ता बाजी ही असजद को लिपटा लिपटा के रो रही थी। असजद जिसे सेटल हुए काफी साल गुजर गए थे, बहनों ने रिश्ते देखने देखने में अव्वल तो उसकी शादी लेट कर दी। अब अल्लाह अल्लाह करके सबकी पसंद का रिश्ता मिल गया था
तो अब शादी के बाद नया खतरा था, और ये खतरा भी अम्मा जी या दूसरी बहनों की निस्बत शाइस्ता बाजी को ही ज़्यादा था कि निदा बड़ी चलता पुर्जा है, हसीन है, कहीं असजद को अपने जाल में ही ना फंसा ले। सो अब वो इसी फार्मूले पे काम कर रही थी। उठते बैठते आते जाते अम्मा जी को भी असजद को काबू में रखने को कहती, और खुद भी जैसे ही मौका मिलता असजद को अपने रोने रो रो के माँ और बहनों का ख्याल करने का भाषण देती रहती। देते तो सभी भाई माँ जी को खर्चा थे, लेकिन असजद जो कि अभी कमारा था, माँ के हाथ पे अच्छी खासी रकम रखता था, और अम्मा जी भी और कहाँ खर्च करती थी। आते जाते खामोशी से कुछ बेटियों के हाथों में पकड़ा देती, तो कुछ उनके बच्चों के हाथ पे खुला खर्च करती थी बेटियों के आने पे। ऐसे में असजद की शादी में सबके लिए खतरा ही खतरा था। चूँकि शादी के शुरू के दिन थे, सो निदा और असजद की आए रोज कहीं ना कहीं दावत होती थी। अब निदा बेचारी नई ब्याही आई थी, उसे सिदरा भाभी या हिना की तरह घर के असूलो ज़वाबित का इल्म न था कि जिस रोज़ उसकी नंदों के आने का प्रोग्राम बनेगा, घर की बहुओं को अपनी ज़िंदगी का हर मंसूबा मुलतवी करना पड़ेगा। सो उसने अपने मेके की दावत को टाला नहीं था। ऐसे में दूसरी बहनों को काम तो शाइस्ता बाजी को ज़्यादा गुस्सा था। एक छुट्टी के रोज़ ही तो सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं। ऐसे में निदा को अपने मेके का प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए था। इस वक्त भी वो रो रो कर असजद को अपने ही दुखड़े सुना रही थी। अपने बेवा होने को ढाल बना रखा है इस औरत ने। जब देखो इसी बात को कैश करा के हमारे घरों का सुकून बर्बाद कर देती है। अपने शोहर के मरने के बाद अपने घर की भी हुक्मरां है और दूसरों के घरों पे भी हुकूमत करती है। हमारे ही क्या, अपनी शादीशुदा बहनों के घरों पे भी इसी का राज चलता है। जी भाभी, इनको तो हुक्मरानी की ऐसी लत लगी है कि हर जगह अक्ले कुल बनी रहती हैं। इससे तो बेहतर है कि शादी ही कर लेती, जान तो छूटती कम से कम। खामद ही शायद इन्हें काबू कर लेता। दोनों की गुफ्तगू शायद अभी मजीद भी जारी रहती, क्योंकि अभी खाना बन रहा था कि लाउंज से जवेरिया के चीख चीख के रोने की आवाज़ आई। जवेरिया छोटी नंद की बेटी थी जो कि रो रही थी। बड़ी खाला, ममा चलो चले, हम आज के बाद कभी नानों के घर नहीं आएंगे। वो यूं रो रही थी कि अब जान निकली कि तब। पर बेटा हुआ क्या है? सब लोग जानने के लिए बेचैन थे और वो बस तड़प तड़प के रोए जा रही थी। क्या फायदा हमें नानों के घर आने का? घंटा भर से बड़ी मुमानी और छोटी मुमानी तो किचन में है, हमारे पास तो कोई आके बैठा भी नहीं। वो मुसलसल हिचकियों से रोए जा रही थी। वो तो खैर रोई सो रोई, अब दोनों बहुओं की हालत खराब थी। वो दोनों भागी भागी बाहर आईं और नंदों के सामने बैठ के गिड़गिड़ाने लगी। 100 हीले बहाने पेश किए कि खाने बन रहे थे, इसलिए किचन में मसरूफ थी। उन्हें खतरा था कि कहीं आज ये सारा ससुराली टोला मिलकर आज उन्हें ही घरों से बाहर ना निकलवा दे। फिलहाल तो सिर्फ उन्हें अपनी नंदों और उनके बच्चों को ही राजी करना था। शोहर और सास तो बाद में भी राजी किए जा सकते थे। और ये तो इस घर का असूल साल हा साल से चलता आ रहा था। जहाँ बहुएं पिस रही थीं तो बेटियां राज कर रही थीं। शादी के बाद भी घर की हर चीज़ पे बेटियों का कब्जा था, जबकि बेटे भी अपनी बहनों को फुल सपोर्ट देते थे, इस वजह से कि उनकी बड़ी बहन बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही थी। ऐसे में उनकी बीवियों या बच्चों की क्या क्या हक तलफी हो रही थी, ये कोई भी सोचने को तैयार न था। और फिर कुछ वक्त और आगे सरका। शाइस्ता बाजी ने अपने बड़े बेटे फाखर के लिए बिलाखिर रिश्ता देखना शुरू कर ही लिया। काफ़ी छानबीन और देखभाल के बाद भी बिलाखिर फाखर की शादी हो ही गई और शाइस्ता बाजी ने कुर्रा फाल अपनी बहन के नाम का ही निकाला। अभी महीना पहले ही तो उसकी शादी जवेरिया के साथ हुई थी, वो भी माँ की पसंद से। फाखर बेटा, मुझे तुमसे एक बात करना थी। उस रोज़ बेटे को अकेला पाकर बोली। जी जी मामा, आप 1000 बातें करें। बेटा देखो, जवेरिया का हाथ बड़ा खुला है, उसे ज़रा ऊंच नीच समझाओ। अभी कल ही 8000 का सूट जो एक बार पहना था उठा के काम वाली को दे दिया है। मम्मा, नो मोर पॉलिटिक्स प्लीज़। वो एकदम से गुस्से में खड़ा हो गया। सारी जिंदगी आप लोगों के साथ यूं ही पॉलिटिक्स खेलती रही हैं। हम आपकी खातिर मुमानियों की जासूसियां करते रहे
اور اب آپ نے اپنے ہی گھر میں یہی کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ ادراک تو ہمیں بہت پہلے سے تھا، لیکن جب آپ نے میرے لیے بڑے ماموں کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو پتہ ہے مومانی نے کیا کہہ کے انکار کیا تھا؟ زندگی بھر میں خود تو پستی آئی ہوں، اب اپنی بیٹی کو پسنے کے لیے آپ کے گھر کی بہو نہیں بنا سکتی۔ انہوں نے کہا تھا، ہماری ماں اجارہ دارانہ حاکمانہ مزاج کی ہے، اجارہ داری قائم رکھنے والی ہے، حاکمیت رکھنے والی ہے، ہمیں کہاں خوش رہنے دیں گی، ہمیں بھی بیویوں کے ساتھ اکٹھا بیٹھا دیکھے برداشت نہیں کر پائیں گی۔ خود تو تنہا تھی، بھائیوں کو بھی بیویوں کا نہیں بننے دیا، اب بھلا بیٹوں کو کیسے بہووں کے ساتھ دیکھ کے سہ پائیں گی۔ ماما، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ اتنی جلدی یہی پالیٹکس اپنے گھر میں بھی شروع کر دیں گے، لیکن دیکھ لیں اب آپ نے وہ سب شروع بھی کر دیا۔ آج کے بعد آپ جویریہ کی کوئی بات نہیں کریں گی مجھ سے۔ میں اتنا کماتا ہوں کہ اپنی بیوی کو عیاشی کروا سکتا ہوں، اور یوں بھی ابھی ہماری شادی کا شروع کا عرصہ ہے، میں ہر وقت اپنی بیوی پہ روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ سمجھیے اس بات کو ماما، میری زندگی کا بہت اہم موڑ ابھی شروع ہوا ہے، مجھے آپ کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں۔ بس چینج کریں خود کو ماما پلیز، اب وہ جوانی نہیں رہی، آپ کا بڑھاپا آ گیا ہے، خود کو کچھ اللہ کی طرف لگائیں، اپنے ذہن سے یہ سازش اور سیاست کا عنصر نکال دیں، دوسروں پہ نظر رکھنے کی بجائے خود کو دیکھیں، آپ کیا سے کیا ہو گئی ہیں، کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کے پیچھے ہر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے۔ فاخر تو جو منہ میں آیا بولتا ہوا دھاڑ دھاڑ کے پاؤں مارتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے شائستہ بیگم نڈھال ہو کے صوفے پہ گر گئی تھی۔ سچ تھا، شائستہ کو میکے سے سسرال تک ہمیشہ سراہا گیا تھا۔ شادی سے پہلے والدین ان کی سمجھ بوجھ کے معترف تھے، کچھ بڑی تھی تو فیصلہ سازی کی قوت بھی رکھتی تھی۔ شادی کے بعد شوہر نے بھی خوب تعریفیں کی، کیونکہ طریقہ سلیقہ اور گھریلو شعور شائستہ پہ ختم تھا، ان پر اللہ کا کوئی خاص کرم تھا جو ہر جگہ ان کو پذیرائی ملتی تھی۔ یوں شادی کے 8 سال بعد جب ان کے شوہر مراد اس دنیا میں نہ رہے اور وہ بیوہ ہو گئیں تو بلا شبہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا، مگر اس کے بعد جس طرح انہوں نے بیٹوں کو پروان چڑھایا اور گھر بھی سنبھالا، اس پر ان کی پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ تعریف کی گئی۔ آج کے دور میں جب کہ لوگ ایک بیٹے کی تربیت بھی اچھے سے نہیں کر سکتے، شائستہ بیگم نے بیوگی کے باوجود تینوں بچوں کو نہ صرف اچھی پرورش دی تھی بلکہ اچھی تعلیم اور تربیت بھی دی تھی۔ ان کے تینوں بچوں میں کسی طرح کی بھی معاشی برائی نہیں پائی جاتی تھی۔ ان کی ان تمام کاوشوں پر ان کے ارد گرد والے ان کا خون بڑھانے کے لیے ان کی زیادہ سے زیادہ تعریفیں کرتے تھے۔ کچھ سب کو یہ بھی احساس تھا کہ وہ تنہا ہے، سو ان کو کچھ زیادہ ہی اہمیت بھی دی جاتی تھی، اس پر بجائے کہ ان کے اندر عاجزی یا انکساری پیدا ہوتی اور اپنی زندگی میں ہونے والی ہر اچھی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ اس کے بالکل برعکس انسانی فطرت کے عین مطابق ان میں عجیب رعونت کے ساتھ ساتھ عدم تحفظ پیدا ہو گیا، کہیں یہ مقام یہ تاریخ مجھ سے چھن نہ جائے۔ اس بات کے احساس نے انہیں ہر فیصلے میں مکمل آزادی اور اس کے ساتھ یہ حکمرانی کہ میں عقل کل ہوں، اس کا احساس حد سے زیادہ بڑھا دیا تھا۔ ماں بھائیوں اور بہنوں اور اپنوں کو ہمیشہ انہوں نے یہ کہہ کے زیر بار رکھا تھا کہ مجھے باپ کے گھر سے بہت محبت ہے، میرا اس گھر کے سوا ہے ہی کون، اسی لیے مشورے دے دیتی ہوں۔ حالانکہ وہ فیصلے سنایا کرتی تھی، مشورہ نہیں دیتی تھی۔ اپنے گھر کے علاوہ بھابھیوں کے گھر میں حکم چلانے کا نشہ ایسا تھا کہ انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ بیٹے کے پاس بیٹھے ہوئے وہ فون پہ ماں کو بھابھیوں کے خلاف ڈکٹیشن دیتی ہیں، بہنوں کو ان کے شوہروں اور ان کے سسرالوں کے خلاف ڈکٹیشنیں دیتی ہیں۔ بھابھیاں اکٹھی باتیں کریں تو وہ کسی نہ کسی بیٹے کو باتیں سننے بھیج دیتی ہیں۔ اب پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی لگائی فصل کو تباہ کر لیا ہے۔ وہ خدا داد صلاحیتوں کی مالک تھی، اپنی قابلیت کو منفی انداز میں استعمال نہ کرتی تو بیٹوں سمیت بھائیوں اور بہوؤں کے لیے بھی قابل تعریف نمونہ ہوتی۔ مگر یہ کیا ہو گیا؟ اب اس کے اپنے بچے وہ سبق بھی پڑھا گئے جو انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا۔
وہ باب بھی یاد کر آگے جو انہوں نے کبھی کھولا ہی نہیں تھا۔ وہ بت بنی بیٹھی تھی، آنسو سفید دوپٹے میں گم ہو رہے تھے۔ تمہیں کیسے بتاؤں فاخر کہ جویریہ مجھے تم تینوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ میں نے تو بات برائے بات کی تھی، بڑے اگر چھوٹوں کو نصیحت نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ مگر آج مجھے پتا چل گیا ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کی گھریلو زندگی بھول کر بھی ڈسکس نہیں کر سکتی، نہ ہی انہیں یا ان کی بیویوں کو کوئی مشورہ دینے کا حق رکھتی ہوں، بھلے اچھا ہو یا برا۔ جرم بڑا تھا تو سزا بھی بڑی ہی ہونا چاہیے تھی۔ پھر سے اعتماد بنانے میں وقت لگتا ہے، اور شاید اب شائستہ بیگم کبھی بھی وہ اعتماد حاصل نہ کر سکے۔ آج جس طریقے سے ان کے اپنے بیٹے نے ان کے غرور کے بت کو پاش پاش کیا تھا، اب اس کا پھر سے بننا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ ہاں، اب یہ آنے والے وقت نے بتانا تھا کہ شائستہ بیگم اپنے اندر کوئی مثبت تبدیلی لائیں گی کہ اس سب کے بعد مزید منفی ہو جائیں گی۔ شائستہ کی یہ کہانی ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہر گھر میں ایک ایسا اجارہ دارانہ کردار ضرور پایا جاتا ہے جو تمام عمر اپنے ارد گرد والوں کی زندگی عذاب بنا کے رکھتا ہے۔ کہانی کو اختتام تک سننے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا اور اپنی شخصیت کا بھی احاطہ کیجیے۔ کہیں آپ بھی تو یوں ہی لوگوں کی زندگیاں اجیرن کیے ہوئے نہیں ہیں، اور بالفرض آپ کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتے، تب بھی خود کو دی بیسٹ ہونے کا سرٹیفکیٹ مت دیجیے، بلکہ اپنی عادات پر مزید توجہ دیجیے، انہیں نکھاریے، سنواریے۔ اور جب بھی اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوں تو جہاں رب سے لوگوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں تو اپنے شر سے لوگوں کی پناہ کی بھی دعا کریں، اور رو رو کر اللہ سے اپنے لیے عاجزی، انکساری اور بے نیازی مانگیے۔